जीप झटके से रुकी तो उसकी आंख भी खुल गई। 40 घंटों के मुसलसल सफर ने उसे थका डाला था और अब तो उसने बाकायदा ऊँघना शुरू कर दिया था, जबकि उसके दोनों साथी गुज़िश्ता 2 घंटों से लंबी तान कर सो रहे थे। ताहिर के लिए मुसलसल हालत बेदारी में रहना तो अब मुमकिन नहीं रहा था, क्योंकि जीप का ड्राइवर और उनका निगहबान शायद बहरे थे या फिर उन्हें बाकायदा हदायत की गई थी कि वो एक दूसरे के अलावा और किसी से कोई बात नहीं करेंगे। 2-3 मरतबा ताहिर ने ड्राइवर के साथ वाली सीट पर मौजूद उस नौजवान से, जिसने अपना नाम चक्रवर्ती बताया था, बात करने की कोशिश की, लेकिन उसे जल्दी अंदाजा हो गया कि चक्रवर्ती उसे चक्कर दे रहा है। वो बादल नख्वास्ता ही उसके सवालात के जवाबात हूँ हाँ में दे रहा था और उसे बज़ाहिर यही तासुर दे रहा था कि अगर वो खामोश रहे तो दोनों की सेहत के लिए अच्छा है। ताहिर ने उस बात का अंदाज़ा तो बहुत पहले ही से इब्तदाई मुलाकात में लगा लिया था कि उसने अपना नाम गलत बताया, क्योंकि वो बंगाली नहीं लगता था, जबकि चक्रवर्ती अमूमन बंगाल से ताल्लुक़ रखते थे। मुमकिन है कि उसका बाप बंगाली और माँ पंजाबी हो। मिलाकर उसने खुद झंझलाकर अपने आप से कहा और इस मसले पर सोचना ही बंद कर दिया। अचानक ब्रेक लगने से उसके दोनों साथी हड़बड़ा कर उठ बैठे और अब वो वजाहत तलब नज़रों से उसकी तरफ देख रहे थे। कुछ आराम कर लें, आप लोग थक गए होंगे। चक्रवर्ती ने उसकी तरफ गर्दन घुमाकर बड़ी शान बेनियाजी से कहा। थैंक यू महाराज, सलीम ने कहा। ताहिर समझ गया कि अब वो अपने टारगेट एरिया में पहुंच चुका है, क्योंकि रास्ते में एक जगह उसने सड़क के किनारे लगे एक संगे मील पर देहरादून 20 किलोमीटर पढ़ लिया था। वो जानता था अब उनका बाकी सारा सफ़र रात के अंधेरे में होगा, क्योंकि दुश्मन ने उन्हें बतौर एजेंट तो कबूल कर लिया था, लेकिन बतौर दोस्त वो उन्हें कभी नहीं अपना सकते थे। वो किसी भी मुसलमान पर, ख्वाह वो भारतीय क्यों ना हो, एतबार नहीं कर सकते थे। ये उनकी तरबियत थी। उन्हें सिखाया गया था कि मुसलमान पर जब एतबार करोगे धोखा खाओगे, और वो नस्ल दर नस्ल उस माकूले को मानते चले आ रहे थे। जीप कदरे कुशादा थी। ये रूसी जीप थी जिसे शायद उस मकसद के लिए तैयार किया गया था कि अपने एजेंटों को मुतलका मकाम से वसूल करके उन्हें टारगेट एरिया तक पहुंचाए, क्योंकि उसकी शीशों का रंग बहुत गहरा था, जिनके आर पार बहुत कम दिखाई देता था। वो तो भला उसके साथियों का, जिन्होंने गुज़िश्ता 40 घंटे में 8-10 मरतबा जीप को कभी खाना खाने, कभी चाय पीने और कभी पेशाब करने के बहाने खड़ी करवा कर ताहिर को मौका फराहम किया था कि वो खुली हवा में सांस लेने के अलावा मंजर गैर माहौल का भी जायजा ले सके। आखिरी मरतबा जब ड्राइवर ने खुद पेशाब करने के लिए जीप खड़ी की तो ताहिर ने वहां सड़क किनारे नस्ब संग मील पर देहरादून का नाम पड़ा था, जिसे अंदाजा हुआ बसूरत दीगर तो उन्हें यह मालूम नहीं था कि वो कहाँ जा रहे हैं। अपनी दानिश में उन्होंने बड़ा फूल प्रूफ सिस्टम बनाया था। तीनों बजरिया ट्रेन भारत आए थे। दिल्ली में वो पहले से बताए हुए एड्रेस पर पहुंचे, जहां एक मुसलमान बुजुर्ग ने उनका इस्तकबाल किया और उन्हें एक आरामदेह कमरे में पहुंचाकर उनके लिए चाय खाने का बंदोबस्त करने लगा। उसने उन तीनों से कोई सवाल नहीं किया था, सिर्फ उनकी शनाख्त ही काफ़ी थी। उसकी तरफ से कोई मजीद सवाल न किए जाने का मतलब ये भी था कि वो भी उससे कुछ दरियाफ्त न करे। अभी वो बमुश्किल खाना खाने के बाद कमरे सीधी कर रहे थे जब कैप्टन चक्रवर्ती वहां नाजिल हो गया। उसने अपना तारुफ उसी नाम से करवाया था। शायद सलीम उसे पहले से जानता था, क्योंकि वो उनमें से सबसे पुराना था। ताहिर का दूसरा साथी मुश्ताक भी उसकी तरह नोक गिरफ्तार ही दिखाई दे रहा था, या फिर ज्यादा पुराना नहीं था। तुम हो मिस्टर ताहिर? चक्रवर्ती ने उन दोनों को मुसाफा करने के बाद करीबन नजरअंदाज कर दिया था और अब बराह रास्त उसकी आंखों में झांक रहा था। यस सर, उसके बजाय सलीम ने जवाब दिया। चक्रवर्ती का मरकज़ निगाह अब सलीम बन गया था। हमारा नया साथी है महाराज, बड़ा शेर दिल जवान है। कैप्टन चक्रवर्ती ने सलीम की उस बात पर सिर्फ एक लंबी हूं के साथ रिमार्क्स दिए। शेर जवान है सर, 3 कत्ल में दरकार है, इश्तिहारी है, सारा शहर इसे जानता है, उसने फिर कहा। जवाब में फिर कैप्टन चक्रवर्ती ने हूं कहा। ताहिर खुद अभी तक खामोश था। वो जानता था अभी कैप्टन चक्रवर्ती उसकी किसी बात पर यकीन नहीं करेगा जब तक कि उसे अमली तजुर्बा ना हो जाए। वेलकम टू इंडिया। चक्रवर्ती ने उसकी तरफ देखकर बिल आकर मुनाफकाना मुस्कुराहट अपने होंठों पर चिपकाई। मेरे ख्याल से हमें चलना होगा। उसकी अगली बात ने तीनों को बुखला दिया, क्योंकि वो अभी आराम करने के मूड में थे। ऑल राइट, एंजॉय योरसेल्फ। शायद उसने उन तीनों का इंदिया भांप लिया था। थैंक यू सर, हम वाकई बहुत थक गए। अमृतसर से यहाँ तक का सफ़र बड़ा थका देने वाला था। इस मरतबा ताहिर ने खुद ही जवाब दिया। वो चाहता था चक्रवर्ती उस पर खुल जाए, लेकिन SSB स्पेशल सर्विस ब्यूरो के कैप्टन ने इतनी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। ठीक है, तुम लोग शाम तक आराम करो, रात को अपने दोस्त को मौज मेला भी करवा देना, मैंने बाबा जी से कह दिया। उसने फिर सलीम की तरफ मुतवज्जा होते हुए कहा। बाबा जी उस बुजुर्ग का नाम था जिसके मकान में उन्होंने क़याम किया था। यह मकान दिल्ली के एक मुस्लिम मोहल्ले में था और यहाँ बाबा जी अकेले ही रहते थे। अब तक उन्हें बाबा जी के अलावा कोई और यहाँ दिखाई नहीं पड़ा था। यही एड्रेस उन्हें दिया गया था, यही नाम बताया गया था।
पहले पहल तो ताहिर कदरे हैरान भी हुआ कि सिर्फ बाबा जी के नाम से वो कैसे यहाँ मतलूबा बंदे तक पहुंचेंगे। फिर खुद ही मुतमिन भी हो गया और यहाँ पहुंचने के बाद तो उसे यकीन हो चला था कि वाकई उसका वास्ता बड़े खतरनाक लोगों से पड़ा है। अब तक वो उस तंजीम के 2 कारिंदों से मिल चुका था जो इतने मोहतात थे कि उनसे गुफ्तगू के लिए भी लफ्ज सोच समझ कर खर्च कर रहे थे। उस बात की तो उसे खबर थी कि भारत की यह दहशतगर्द सरकारी एजेंसी हमेशा वक्ती सेफ हाउस बनाती है। उसके राह की तरह भारत के किसी शहर में मुस्तकिल सेफ हाउस नहीं थे। ये लोग इतने मोहतात थे कि अपने एजेंटों को मौसूल करने के लिए कोई ठिकाना बनाते और अगले ही रोज वहां से रुखसत हो जाते। दिल्ली के उस कदीम मुस्लिम मोहल्ले में उन्होंने ताहिर और उसके दोनों साथियों के इस्तकबाल के लिए भी ये आर्जी ठिकाना हासिल किया था। जाहिर है मुस्लिम इलाके में वो किसी मुसलमान की शिनाख्त के साथ ही रहते। उसे यकीन हो चला था कि ये बाबा जी भी कोई पहुंची हुई चीज़ है और हर किसी मुसलमान नहीं। ये ज़रूर है कि उसके तौर अतवार सब मुसलमान वाले थे, लेकिन ताहिर ने जल्द ही यह भी जान लिया कि बाबा जी उनसे बात करने से एहसास ही बरत रहे थे। वो उनके किसी भी सवाल का जवाब अमूमन हाँ ना में देता था। किसी मुमकिन शख्स से बचने के लिए जिसका मौका उन्हें ना मिल जाए उसने फिर खामोशी ही में मसलहत जानी। शाम ढले तक वो लंबी तान का सोते रहे। बेदार होने पर उन्हें एक मरतबा फिर चक्रवर्ती की शक्ल दिखाई पड़ी जिसने उनके लिए एक 4 स्टार होटल में डिनर का बंदोबस्त कर रखा था। कैमरे के साथ उन्होंने डिनर किया और उस अध नंगे जिस्म वाली लड़की पर दादे तहसीन के डोंगरे जीप भरकर बरसाए जिसने होटल के उस हाल में मौजूद बाकी ग्राहकों को तकरीबन नज़रअंदाज करके सिर्फ उनका तवाफ करना शुरू कर दिया था। अक्सर वो नाचते हुए ताहिर पर झुक जाती और उसके इतना नज़दीक आ जाती कि ताहिर को अपने जिस्म पर उसकी सांस अंगारों की तरह चुभने का एहसास होता। ये बात वो जानता था कि यह सब कुछ यूं ही नहीं हो रहा। कैप्टन चक्रवर्ती ने दरअसल SSB के जंगल में पंसने वाले उस नए बटेरे को अपने रवायती अंदाज में वेलकम कहा था। अमूमन वो उस जाल से नए पंछियों को शिकार करते थे। उसके दोनों साथी भी यकीनन उस तरह उनके दाम में गिरफ्तार हुए थे और अब वो भी उस दलदल में उतरने जा रहा था। उसने कैप्टन चक्रवर्ती को पहले ही डिनर में इस बात का एहसास दिला दिया था कि शराब शबाब उसकी बहुत बड़ी कमजोरी है। इतनी बड़ी कमजोरी कि जिसकी बिना पर वो घर चाहें तो उस ताहिर के जरिए उस मुल्क में कोई भी आफत ला सकते हैं। रात देर गए वो होटल से बाहर निकले। नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी क्योंकि वो दिन में 6-7 घंटे मुसलसल सोते रहे थे। क्या ख्याल है, अब सफ़र का आगाज़ करें, रात अच्छी गुजर जाएगी, कैप्टन चक्रवर्ती ने बाहर आते हुए कहा। यस सर, जैसे आपकी मर्जी, ताहिर ने जवाब दिया। ठीक है, तुम लोग 10 मिनट में तैयार हो जाओ, मैं आता हूँ। उसने तीनों को उस ठिकाने पर ड्रॉप किया था जहाँ बाबा जी उनके मुंतज़िर थे। अभी तक वो उनके इंतज़ार में जाग रहे थे। तीनों को बारी बारी उसने दरबारियों की तरह झुक कर सलाम किया और खामोशी से अपने कमरे की तरफ चल दिया। ताहिर को ये बाबा जी किसी अलफ लैलवी दास्तान का पुरस्कार किरदार दिखाई देने लगा था। उसकी नशिस्तों बर्खास्त चाल ढाल सब तारीखी किताबों में लिखे गए किरदारों से मिलती जुलती थी जो कदीम मोहल्लात में अब खंडरात की शक्ल इख्तियार कर चुके थे, अपने आकाओं की खुसूसी खिदमात अंजाम दिया करते थे। ठीक 10 मिनट बाद यमदूद मौत का फरिश्ता की तरह कैप्टन चक्रवर्ती उनके सामने मौजूद था। उस मरतबा वो एक बड़ी जीप लेकर आया था। तीनों ने अपने अपने बैग उठाए और खामोशी के साथ जीप नुमा कार में बैठ गए, जिसकी कुशादा और आरामदेह सीटों पर बैठने के बाद वो उसके गैर मामूली होने के कायल हो रहे थे। बज़ाहिर दिखाई देने वाली उस जीप को शायद बतौर खास तवील सफ़र के लिए रास्ता किया गया था। अगली सीट पर चक्रवर्ती ड्राइवर के साथ बैठ गया। तीनों ने उसके पीछे जगह संभाली। तीनों ही 3 अलग अलग सीटों पर बैठते। ताहिर और सलीम आपस में कदरे बेतकल्लिफ थे, जबकि उनका तीसरा साथी जिसकी मुलाकात उनसे बिल्कुल आखिरी लम्हात में रवानगी के वक्त हुई थी ज्यादा वक्त खामोश रहकर ही गुजारता था। उसने अपना नाम मुश्ताक बताया था, लेकिन उसके चेहरे पर एक नज़र डालने से उसकी बेरहमी का अंदाज़ा किया जा सकता था। उसका ताल्लुक मुल्क के किसी दूसरे शहर से था जिससे मुतल्लिक ना तो उसने उन्हें बताया था और ना ही दोनों ने जानने में दिलचस्पी जाहिर की थी, या किसी से मुतल्लिक कोई भी जुस्तजू या तजस्सुस रखने का सीधा मतलब अपनी मौत को दावत देना था। उनके ऐसे किसी भी अमल का मतलब उनका डबल क्रॉस होना लिया जाता था और यहाँ किसी भी मामूली शुबा की कम अज कम सजा मौत थी। दिल्ली से गाजियाबाद और मेरठ पहुंचकर कैप्टन चक्रवर्ती ने उन्हें एक सड़क किनारे बने हुए होटल से चाय पिलाई। तीनों अब तक ऊँगते आ रहे थे, लेकिन चाय का असर उल्टा हुआ। कम अज कम ताहिर तो यही महसूस कर रहा था। उसकी दानिश में उसके दोनों साथियों को चौकस होना चाहिए था, जबकि दोनों थोड़ी ही देर बाद लंबी तान कर सो गए। उन्होंने 2 अलग अलग सीटें संभालनी थी जिन पर सिमट सुकड़ कर ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे थे। ताहिर की यह कमजोरी थी कि उसे दौरान सफ़र नींद नहीं आती थी। उसके नज़दीक ये कमजोरी ही थी, जबकि उसके दूसरे साथी उस पर रश्क किया करते थे। मेरठ और मुजफ्फरनगर से गुजरते हुए वो शाम ढलने पर देवबंद पहुंच गए। अगला पड़ाव यहाँ पड़ा। शहर के बाहर ही महकमा रेलवे के एक शानदार डाक बंगले में वो मुकीम थे। उस डाक बंगले में हैरत अंगेज तौर पर उनके अलावा और कोई कयाम पजीर नहीं था।
ताहिर के लिए भारत यात्रा कोई नई बात नहीं थी। उसने भारत के मुख्तलिफ शहरों में मौजूद सरकारी डाक बंगलों पर कयाम किया था, लेकिन यहाँ कोई कमरा हासिल करना, खसूसन उस तरह की शानदार रेस्ट हाउस की जगह हासिल करना कार-ए-दर्द होता, क्योंकि अमूमन ऐसे बंगले मुख्तलिफ सरकारी अफसरान की इशरत गाहें बने हुए थे, जहाँ वो रंग रलियाँ मनाते रहते थे या फिर उन पर उन्हीं अफसरान के चहेते काबिज रहते थे। देवबंद शहर की मजहबी हैसियत सारी दुनिया में जानी मानी हुई थी। यहाँ के अजीम शान मदरसे में तो दुनिया भर से लोगों का आना जाना लगा रहता था, लेकिन ये डाक बंगला खाली था। साफ जाहिर है कि उसे आज की रात बतौर खास खाली करवाया गया होगा और महज एक रात के लिए SSB ने उस बंगले को अपने सेफ हाउस में तब्दील कर लिया था। कैप्टन चक्रवर्ती ने कमाल होशियारी से एक लम्हे के लिए भी उन्हें उस बात का एहसास नहीं होने दिया था कि दिल्ली से यहाँ तक कोई एक जगह भी उनके लिए मखसूस थी। वो इस डाक बंगले में बज़ाहिर भारत के आम नागरिक शहरियों की तरह कयाम पजीर थे। रात उन्होंने यहाँ गुजारी, सुबह देर गए तक सब लंबी तान कर सोते रहे। अलबत्ता ताहिर जो आदत के मुताबिक अलसबा बेदार हो गया था, अभी तक उसने जानबूझकर करवट नहीं ली थी और दूसरे कमरे से उठने वाली मामूली आवाज़ों से उसने अंदाज़ा कर लिया था कि कैप्टन चक्रवर्ती बेतार हो चुका है। अब उसे कमरे से बाहर निकलते कदमों की चाप भी सुनाई दे रही थी। ताहिर दम साधे लेटा रहा, फिर दबे पांव अपने बिस्तर से उठा और अब वो बिल्ली की तरह पंजों पर चलता खिड़की के साथ लटके पर्दे के नज़दीक आ गया था। बड़े तजस्सुस ने उसने पर्दा थोड़ा सा सरकाया और शीशे में से बाहर मौजूद लान में कैप्टन चक्रवर्ती को वर्जिश करते देखने लगा। ताहिर खुद मार्शल आर्ट का माहिर था। 3 मुख्तलिफ स्टाइल्स में वो कराटे के आला तरीन एजाज हासिल कर चुका था। वो उस फन की बारीकियों से अच्छी तरह आगाह था। उसके बेपनाह जिस्मानी और ज़हनी सलाहियतों को देखते हुए उसे जहन्नुम में बादल नुख्वास्ता झोंका गया था। कैप्टन चक्रवर्ती की जिस्मानी फुर्ती और लपक झपक पर वो दिल ही दिल में उसे दाद दिए बगैर न रह सका। उसका दिल बेख्तियार चाहा कि वो भी बाहर जाकर अपना जिस्म सीधा करे, लेकिन वो रुक गया। थोड़ी देर बाद उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। ताहिर ने खुद उठकर दरवाज़ा खोला था। 15 मिनट बाद नाश्ता तैयार होगा, गेट अप। उसकी शक्ल पर नजर पड़ते ही कैप्टन चक्रवर्ती ने फौजी अफसरों की तरह उसे हुक्म सुनाया और उसकी कोई बात सुने बगैर जिस तरह आंधी की तरह आया था, तूफान की तरह वापस पलट गया। ताहिर ने एक लम्हा तवक्कुफ किए बगैर सलीम के जिस्म पर पड़ा कंबल उतार कर एक तरफ फेंका तो हड़बड़ा कर उठ बैठा। ताहिर ने कैप्टन चक्रवर्ती का हुक्म उसको मुंतकिल कर दिया और खुद गुस्ल खाने में जा घुसा। मुश्ताक के हिसास कानों तक जैसे ही ये आवाज़ पहुंची, वो बिजली की फुर्ती से उठा और दूसरे गुस्ल खाने में जा घुसा, जबकि सलीम ने दूसरे कमरे से मुंसलिक गुस्ल खाने का रुख किया। अगले 15 मिनट बाद वो तीनों नाश्ते की मेज़ पर मौजूद थे। मेज़ के दूसरे कोने पर कैप्टन चक्रवर्ती हॉलीवुड की फिल्मों में पेश किए जाने वाले गस्टापो के किसी किरदार की तरह उनकी तरफ घूर रहा था। पैरे ने उनके सामने अनवाउ अक़साम के खाने चुन दिए और तीनों ने नाश्ते के साथ मुकम्मल इंसाफ किया। 10 मिनट बाद हम रवाना हो जाएंगे। नाश्ते के खातों के बाद कैप्टन चक्रवर्ती ने अगला हुक्म जारी कर दिया और ठीक 10 मिनट बाद एक मरतबा फिर उस आरामदेह जीप में वो आज़मे सफ़र थे। उस मरतबा ताहिर ने बतौर ख़ास जो बातें नोट की थी, एक तो जीप की नंबर प्लेट तब्दील हो गई थी और दूसरा उसका ड्राइवर।